अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, माशरे में इस वक्त मुतवातिर ज़ियादती के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम बदतरीन अखलाकी पस्ती, बेहयाई, बेराह रवी की मेराज पर हैं। ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ, ख्वाजा सरा, जानवर, कोई भी तो इस माशरे में महफूज नहीं है। वाक़या हो जाने पर जनाब कुछ दिन याद रखते हैं, बात करते हैं, तकलीफ का एहसास करते हैं और फिर भूल जाते हैं। एक तरफ फूलों के सामने माँ को नोच डाला, दूसरी तरफ मासूम फूल को नोच कर जला डाला। एक शोर है चारों तरफ। सिविल सोसाइटी, फनकार, हर तबका, सियासतदान सब चीख उठे हैं कि अब और नहीं, दरिंदों को सख्त सजा देना जरूरी है, माशरे के हर फर्द की हिफाजत जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मामले की हसासियत समझना भी कहीं ज्यादा जरूरी है। अभी तो CCPO साहब की गैर संजीदा गुफ्तगू का गम गलत नहीं हुआ था कि ज़ैनब के वालिद का माइक बंद करने वाले, दरिंदे को पकड़ने से पहले मजलूम बाप के सामने पुलिस की कारकर्दगी पर तालियां पीटने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंसी मजाक करने वाले और मौजूदा हुकूमत पर मोटरवे केस पर तनकीद करने वाले मोहतरम साबिक खादिम आला, मौजूदा ऑपोजिशन लीडर मोटरवे केस पर बात करते हुए फरमा रहे हैं कि क्योंकि सियालकोट मोटरवे पर यह अंदोनाक वाकया पेश आया, तो मैं समझता हूं कि यहां पर यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि यह मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। जनाब शहबाज शरीफ साहब, मेरी अकल हैरान है कि आपने ये मुनासिब भी कैसे समझा कि इतने संगीन नौयत की गुफ्तगू में आप क्रेडिट बटोरने की कोशिश करें और आसपास बैठे हमनवा सियासतदान डेस्क बजाकर इंडोर्स भी करें। ये बेहिसी है या फिर सियासत की कोई हिस्सी नहीं होती। वो ख़वातीन सियासतदान जो CCPO की गैर संजीदा गुफ्तगू पर वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते नहीं थक रही थी, शहबाज शरीफ के बयान पर क्यों खामोश हैं? हमेशा से सुनती आई हूं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, कि बेटियों का दुख साझा होता है, लेकिन मुहाफिजों और सियासी लीडर्स की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उनका ख्याल खास है या अलग है। मोटरवे पर हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ एक औरत का रेप हुआ है, कोई नई बात तो नहीं है। नवाज शरीफ का जी तो फैसला आपने सुन लिया है, अब कानून अपना रास्ता लेगा। ये लोग जो है ना, ये जेल में ये रह नहीं सकते हैं, फिर भागने की करते हैं, भागे हुए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी भागना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, उनको इलाज की जरूरत है। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होता है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएंगे, अदालत के सामने पेश होंगे। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को खुद दफन किया है। अगर आता भी है तो जेल जाना है और उसकी अपील का क्या बनेगा ये उसने फैसला कर लिया कि जाहिर है कि वो अपील तो फिर खुद ब खुद मुस्तरद हो जाएगी। पहले कह चुका हूँ कि 30 दिसंबर तक नून और चीन अलग होंगे। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सरेंडर न करने पर नवाज शरीफ साहब को कोई रियायत भी नहीं मिलेगी। 22 सितंबर तक पेश नहीं होते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल नहीं, उनके दिल का इलाज तो हो सकता है लेकिन दिल दोबारा जवान नहीं हो सकता। दौरान समाअत बड़े मियाँ साहब के वकील ख्वाजा हारिस के तवील दलाइल के बाद अदालत ने मुख्तसर फैसले में करार दिया, नवाज शरीफ अब रिलीफ के मुस्तहक नहीं रहे। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नाज़रीन, नवाज शरीफ फिट ही नहीं तो वापस कैसे आए? मियाँ साहब के वकील ने यह एतराज़ किया तो अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट्स पर ही सवाल उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मेडिकल रिपोर्ट्स किसी अस्पताल की नहीं है, एक कंसल्टेंट की है। लेकिन अदालती फैसले के बावजूद नून लीग का कहना नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल करवाए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अब नून लीग के पास आखिर ऑप्शंस हैं क्या? वो सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखती हैं, क्योंकि अगर मियाँ साहब मफरूर डिक्लेयर हो जाते हैं तो उनकी जायदाद जब्त की भी हो सकती है। इस पर बात करने के लिए मेहमानों में मेरे साथ मौजूद होंगे। मुझे सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं अता तारड़ साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। कबल शोजब साहिबा साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और तज्जिए के लिए सबसे पहले खालिद अजीम साहब, क्योंकि कानूनी मुशावरत हासिल करना और कानूनी मामलात के बारे में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नून लीग के पास खालिद अजीम साहब अब ऑप्शंस हैं क्या? ये इश्तिहारी होने से बचने के लिए, जायदाद जब्तगी से बचने के लिए मियाँ साहब के पास ऑप्शंस हैं क्या?
देखें जी, एक ऑप्शन तो ये है कि वो सरेंडर कर दें, जो कि बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले पार्टी की क़यादत भी ये कह चुकी है और उस बात को शायद खाकान अब्बासी साहब ने दोहरा दिया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और उसमें साथ वो ये भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि इसको वंस फॉर ऑल इस तरह से निपटा दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इलाज की इजाज़त दी जाए और बैरून मुल्क जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक वो वापस ना आएँ। उस सूरत में फिर उसके असरात जो हैं वो बाकी केसेस भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं तोशाखाना केस का जिक्र करूँगा जिसमें उनको ऑलरेडी इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। आज का जो मामला है इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरी राय में मुस्लिम लीग नून की वो गलती उनके आगे आ रही है। जो 27 फरवरी का जो ख़त था पंजाब हुकूमत का, जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया, उस पर जो प्रोसीड करना चाहिए था वो नहीं किया। 29 अक्टूबर को जब ज़मानत दी गई थी मियां नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते की, तो उसमें उन्होंने पूरा एक जो लाइन ऑफ एक्शन है आगे का वो दिया हुआ था कि अगर 8 हफ्ते के बाद भी आप समझते हैं कि आपको इलाज की ज़रूरत महसूस है तो इस मामले को पंजाब हुकूमत देखेगी। पंजाब हुकूमत आज खुद ना देखे तो दफ़ा 401(2) के तहत ज़ाब्ता फौजदारी की आप जो है वो पंजाब हुकूमत को इस बात से आगाह कर सकते हैं कि आपको मज़ीद मोहलत की ज़रूरत है इलाज के लिए। और उसके बाद अगर पंजाब हुकूमत से अगर आप रुजू नहीं करते हैं तो आपकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आप रुजू करते हैं और पंजाब हुकूमत को ऐसा फ़ैसला देती है जिससे आप एग्रीव्ड होते हैं, जो आपको आपके मुआफिक नहीं है, तो आप उसके बारे में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कीजिए। अब वो वहाँ पे आके इनकी ट्रेन रुकी और मुझे लगता यूँ है कि इन्होंने जो 17 दिसंबर को एक दरख्वास्त दी थी जिसमें कि 18 दिसंबर की पेशी जो है उससे एग्जम्पशन मांगी गई थी, उसमें ये बताया गया था कि हम जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज के लिए मजबूरन बैरून मुल्क जा चुके हैं। उस इतला को इन्होंने काफ़ी समझा और उसका सबूत ये है कि इन्होंने जो अभी 4 सितंबर को दरख्वास्त जमा करवाई थी जो आज मुस्तरद हुई है नज़रसानी की दरख्वास्त, उसमें उन्होंने उस फैसले का हवाला दिया हुआ है जो इनको एग्जम्पशन मिली थी। लेकिन ये भूल गए कि उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ जो है वो जमानत पे थे। तो जमानत का मामला जो है ये एडमिटेड है। ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत में ये इकरार किया कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत अब नहीं है, वो जमानत पे नहीं है। उसके बाद खालिद साहब अता तारड़ से मौजूद हैं और वो बात जिस पे हुकूमत बारहा ऑब्जेक्शन उठाती रही है, हुकूमत बार बार बात करती रही कि अब तो अदालत की जानिब से ये बड़ा सवाल उठा दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब बीमार है लेकिन किसी अस्पताल में दाखिल नहीं है, उनके दिल का इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो किसी मेडिकल सेंटर की नहीं बल्कि कंसल्टेंट की रिपोर्ट है। अता साहब, मैं क्योंकि लकीली उस लीगल टीम का हिस्सा हूं और आज कोर्ट में मौजूद था जब ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो कोर्ट को 5 अस्पतालों का बताया गया जिसमें गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल, हैमरस्मिथ हॉस्पिटल, रॉयल ब्रॉम्पटन, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल और लंदन ब्रिज हॉस्पिटल शामिल हैं, जहां उनकी इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट और इलाज होता रहा है वक्तन फक्तन। इसके बाद कोर्ट को जब डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई गई तो डॉक्टर डेविड लॉरेंस की जो रिपोर्ट थी वो बाकायदा कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि क्या ये सर्जन है, उनको बताया गया ये सर्जन है। क्या इनके जेरे इलाज रहे हैं? इनके जेरे इलाज रहे हैं। जब जेरे इलाज रहे हैं तो पीछे जब उनके प्रोसीजर भी हुए थे तो इन्हीं डॉक्टर साहब ने किए थे। तो ये कोर्ट को क्लियर किया गया और मेडिकल रिपोर्ट्स जो हमने 3 जमा कराई थी लेटेस्ट, उनके कंटेंट्स पढ़ के सुनाए गए जिसमें लिखा हुआ था कि इनका क्योंकि एक कार्डियक प्रोसीजर होना है, इनका लंदन में अभी फिलहाल रहना जरूरी है और अगर ये ट्रैवल करते हैं, इनका उस तरह का एक्सपोजर होता है तो ये इनकी सेहत के लिए इस पे उसके मनफी असरात होंगे। ठीक, लेकिन सर अता साहब ये तो क्लियर हो गया ना सर, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जब तक इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता नहीं आएंगे। तो सर अब आप लोगों के पास यहाँ पे कानूनी ऑप्शंस, तो लीगल टीम कौन से कानूनी ऑप्शंस की तरफ जाने का सोच रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। जब पंजाब हुकूमत ने बेल की मनसूखी की, उन्होंने कोई ऐसा प्रोसेस इशू नहीं किया जिसके तहत वो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग्स करवाते या उनके वारंट जारी करवाते। वो प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। वो हमने आज कोर्ट को बताया कि ऐसी प्रोसीडिंग्स हुई होती तो वो इस कोर्ट के सामने चैलेंज करते। नंबर 2, हमने उन्हें ये अर्ज की कि जो उनका नाम ECM से निकाला गया और बाहर जाने की इजाजत दी गई, वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से था। वो मुकदमा अभी भी जेरे समाअत है
उसमें हमारी अंडरटेकिंग भी मौजूद है कि जब वो सेहतयाब होंगे वो मुल्क वापस आएंगे। उसके अलावा कोर्ट को बताया गया कि जो मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई हैं उनके हवाले से ये मैं बड़ी वाज़ेह आपको बताता चलूं कि ना फेडरल गवर्नमेंट और ना नैब की तरफ से एक लफ्ज ना कहा गया, ना कोई एक दस्तावेज दिया गया कि जी ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये ठीक नहीं है, हम इन मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मानते। सो मच सो कि जो हाई कमीशन है, हाई कमीशन की तरफ से भी किसी शख्स ने राब्ता नहीं किया मेडिकल रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन के हवाले से। तो कोर्ट को ये दस्तबदस्ता गुजारिश की गई कि जब नैब और फेडरल गवर्नमेंट दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहे, उसको ना तो उसको डिनाई कर रहे हैं, ना कह रहे हैं कि ये गलत है, ना कह रहे हैं कि जी इलाज नहीं हो रहा या हो रहा है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट और नैब जब ये नहीं कह रहे तो ये मेडिकल रिपोर्ट्स पे एतराज तो आया ही नहीं। और इसके अलावा जो कानूनी निकात थे वो बहुत अहम बात ये है कि आज कोर्ट के सामने ये एस्टैब्लिश किया गया कि जो अपील होती है ना जी मेन केस की, वो अपने मेरिट्स पे आर्ग्यू होगी, मुल्जिम यहाँ हो या ना हो, ये एस्टैब्लिश लॉ है। उसमें कई दफा ऐसा भी होता है कि वकील जो है वो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, मगर ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ठीक है उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया सर, मगर जी हाँ अता साहब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया आपने। एक और भी बड़ा अहम सवाल है सर, मेरे जहन में आ रहा था, नवाज शरीफ साहब जब गए कोविड-19 की वजह से फिर हॉस्पिटल नहीं जा पाए, उनकी सर्जरी नहीं हो पाई, उनका इलाज अभी तक नहीं हो पा रहा। लेकिन सर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि वो जब भी उनकी 5-6 जो तस्वीरें आई चहलकदमी कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स ने जो उनको सजेस्ट किया उसके मुताबिक, या कहीं बैठकर चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, लेकिन सर कोविड की सिचुएशन है, मास्क उन्होंने नहीं लगाया हुआ होता, ग्लव्स उन्होंने नहीं पहने हुए होते, जो आसपास लोग मौजूद होते हैं वो तो उन्होंने तो एसओपीज को फॉलो किया हुआ होता है, लेकिन मियां साहब जो ऑलरेडी बीमार हैं वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे होते। इसकी कोई खास वजह है क्या था साहब? जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं उसमें एक्सपोजर है वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक है, और हॉस्पिटल्स का जो उनका आप फरमा रही हैं, हॉस्पिटल उनका चक्कर लगा है, जो मैंने 5 अस्पताल बताए हैं वो आते जाते रहे हैं। प्रोसीजर के हवाले से डॉक्टर्स का ये ख्याल था, क्योंकि वो प्रोसीजर हार्ट का प्रोसीजर है, उनका पहले बाईपास हो चुका है, हार्ट की परफोरेशन हो चुकी है, 7 स्टंट डल चुके हैं, तो उस हार्ट के प्रोसीजर की बहुत सेंसिटिविटी है। इन हालात में गालिबन आप मेरा सवाल नहीं समझे सर, आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब सर उनकी हेल्थ के बड़े इश्यूज हैं, वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, आपको नहीं लगता कि मास्क लगाना चाहिए उनको? जिस तरह की इन्फेक्शन और जिस तरह का कोविड का एक अस्पतालों के अंदर ज्यादा प्रेवलेंस है, उस हवाले से डॉक्टर ने इसको मौखर किया है। बाकी उनका एक्सपोजर लाइट वॉक की हद तक, और वो जो इवन उनकी वो जो बच्चों के साथ बैठे हुए तस्वीर है वो उनके दफ्तर के नीचे की तस्वीर है जहां पे वो बैठे हैं, तो उनका कोई बहुत रश वाली जगहों पे एक्सपोजर नहीं है। तो वो 2 डिफरेंट चीजें हैं, अस्पताल के एक्सपोजर में और इस तरह के एक्सपोजर में, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। नहीं अता साहब वो होटल्स में भी चहलकदमी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, होटल्स में भी लोगों के साथ बैठे हुए हैं, एसओपीज को फॉलो नहीं किया हुआ बहरहाल वहाँ पे। ये जो तस्वीर अभी आप दिखा रहे हैं ये उनके दफ्तर की नीचे की तस्वीर है, ये किसी होटल की नहीं है। और बाकी जो चहलकदमी के उनके टाइमिंग्स हैं वो इस तरह के टाइमिंग्स हैं कि वो बहुत रश वाली जगह पे अगर आप देखें तो इर्द गिर्द आपको लोग नजर नहीं आते। तो अस्पताल में कोविड की चांस ज्यादा होना और ऐसी जगहों पे ज्यादा होना, वो फर्क है दोनों। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि आइसोलेटेड प्लेस पर होते हैं, इस वजह से उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है खालिद साहब, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे साहब, आपके नजदीक आप समझते हैं कि ये बेहतर और ये सही सिम्त में इस केस को लेकर जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून सही सोच रही है? देखिए जी, मेरा मौक़िफ़ अब भी यही है कि जो 29 अक्टूबर का फैसला है वो बिल्कुल एक प्रॉपर गाइडलाइन है। इन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी कि जी नैब ने चूँकि नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने नहीं कहा कि जी इनको इश्तारी करार दिया जाए, वो तो बाद की बात है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली थी 29 अक्टूबर के फैसले में कि अगर आप एग्रीव्ड होते हैं पंजाब हुकूमत के फैसले के, क्योंकि सारे का सारा इख्तियार पंजाब हुकूमत को दे दिया गया था कि अब मज़ीद अगर तौसी करनी है तो पंजाब हुकूमत करेगी, और अगर उसके बाद पंजाब हुकूमत कोई ऐसा फ़ैसला करती है जो मियाँ साहब की मुवाफ़क़त में नहीं है तो वो उसके बारे में कोर्ट से रुजू करेंगे। तो इसमें अतात आरड़ साहब जो हैं, इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है, जो मुस्लिम लीग नून की और उनकी कानूनी टीम की, मियाँ साहब की कानूनी टीम की जो रिक्वायरमेंट थी, उसको उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है
उसके नज़दीक सबसे बड़ा मामला ही ये था कि आप बेशक लाहौर हाई कोर्ट के हैं या जो कुछ भी किया है, आपने उसके हवाले से जो हमने आपको 29 अक्टूबर को गाइडलाइन दी थी और ये कहा था कि अगर पंजाब हुकूमत का फैसला वो फॉलो होना चाहिए था। ठीक है खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। अतर साहब, आपका अगले टॉपिक की जाने मुझे बढ़ना है नाज़रीन, और अब जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ, मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम का एक और साथी साहिवाल के करीब से पकड़ा गया है। मुलजिम इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री मोटरवे रेप केस में मुलव्विस नहीं है, लेकिन मरकजी मुलजिम आबिद के गैंग का हिस्सा है जो डकैतियों के दौरान जिनसी ज्यादती करते हैं। उन्होंने 1 माह पहले भी शेखुपुरा में दौरान डकैती तून से ज्यादती की कोशिश की थी। ये पूरा गैंग है नाज़रीन जो 4 लोगों पर मुश्तमिल है, यही हरकतें करता फिरता है। आबिद, शफकत, इकबाल और अली शेर पहले ही जेल में है। शफकत और इकबाल गिरफ्तार, जबकि आबिद ताहाल मफरूर है। मुलजिम इकबाल भी उस रोज शफकत और आबिद के साथ था, मगर किसी वजह से कुछ देर पहले ही वापस चला गया था। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को भी उम्मीद है कि आबिद भी जल्द पकड़ा जाएगा। मुलजिम शफकत को भी आज 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस ने मोटरवे केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की हैं। ज्यादती केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान में 24 घंटे हो रहे हैं, जिससे शायद पाकिस्तान की कोई लड़की महफूज नहीं है, और वो है नाज़रीन हरासानी के वाक़यात। अब वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, बाजार हों, दफातर हों, गलियां हों, मेन शहराहें हों, कभी भी कहीं भी किसी भी लड़की को कोई भी आवाज लगा देता है, कोई भी घूर लेता है, कोई हाथ लगा देता है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। इन 24 घंटे की हैरेसमेंट को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? कोई इस तरफ आकर ध्यान दे क्यों नहीं रहा? कोई सोचता क्यों नहीं है इस तरफ? अगर कोई कानून है भी तो किसी को मालूम नहीं है कि वो कहां जाए और कैसे ऐसे बदमाशों को सजा दिलवाएं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले मुफ्ती जुबैर साहब आपकी जानिब में, अवासी भी मुझे ज्वाइन करेंगी, सरवत गिलानी साहिबा भी साथ मौजूद होंगी, फिरोज खान भी होंगे, मुनीब भट्ट भी होंगे। मारिया, ये एक तो वो वाकयात हैं जिस पर हमारी फनकार बिरादरी भी कल सैटरडे के दिन आप लोग बाहर भी निकले, आवाज़ भी उठाई इस पर, और एक जानब ये वाकयात जिनकी मैं बात कर रही हूँ 24 घंटे जो रिपोर्ट होते हैं, बल्कि कहीं रिपोर्ट ही नहीं होते, लोगों के दिलों में और जहनों में रह जाते हैं, जिस वजह से लड़कियों के पूरे करियर तबाह हो जाते हैं, अपने घरों से निकलना छोड़ देती हैं। ये आवाज़ें कसने की वजह से, हाथ लगा देने की वजह से, इस तरह की गेजिंग करने की वजह से, लेकिन इस पर ना कोई बात करने वाला है, ना कोई इसकी रोकथाम करने वाला है, क्योंकि हम इसको एक प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे, ये सीसीपीओ ने जो माइंडसेट की बात कर रहे थे, इंस्टेड के वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि डर जाओ और अंदर भाग जाओ और अंदर ही रहो और बाहर मत निकलो। तो यही हम सबका इसी तरीके से ये माइंडसेट है कि जब लड़की बाहर ही नहीं निकलेगी, काम के लिए नहीं निकलेगी, कुछ इफ शी हैज टू गो आउट, तो ये सब कुछ होगा, इसलिए आप अंदर ही रहें। या खैर वी हैव सीन बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमने देखा है कि इस तरह की चीजें और इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो तो घर के अंदर घुस के भी हुए हैं। बट इसको जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ये प्रॉब्लम है और इसको बार बार शोर करके हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तब तक ये लोग यानी कि हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और वो किससे एक्सेप्ट कराना है? वो जो इसको एक प्रॉब्लम समझता है, सिर्फ खवातीन नहीं, इसमें हमारे जो मर्द हजरात जो समझते हैं कि खवातीन के साथ ज्यादती होती है, बच्चों के साथ ज्यादती होती है, उनको भी हमारा साथ देना होगा। आप खुद ही देख लीजिए, हमारी सोसाइटी में जितनी भी बुरी स्लर्स हैं यानी गालियां हैं वो खवातीन के बारे में है। फिर इस तरह के जोक्स भी जो हैं वो खवातीन के बारे में जो हैं, जिस तरह के जोक्स हमारी सोसाइटी में, तो ये एक माइंड सेट है और इसको हम बुरा नहीं मानते और इस पर हम हंसते हैं, हंस पड़ते हैं ना, क्योंकि हम इतने मेंटली ट्यून्ड हो चुके हुए हैं कि हम इसको प्रॉब्लम ही नहीं समझते, खवातीन भी और मर्द भी, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया जब तक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन गई, जब तक आदमी औरत यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो गया कि उन दोनों ने निकल के घर चलाना है या काम करना है, या आपकी सोसाइटी के अंदर खवातीन 48% मे बी मोर देन दैट इक्वल हो गई ना, माइनॉरिटी तो खैर क्या ही रही। अच्छा, सोसाइटी की जो आप बात कर रही है ना, ये सोसाइटी की बेहिसी,
एक वक्त था, अगर आज से 5-7 साल आप पीछे जाइए तो अगर पहले इस तरह की कोई हरकत सड़क पर हो जाती थी, आवाजें कस दी जाती थी या कोई बात कर दी जाती थी, खातून के ऊपर जुमले कस दिए जाते थे तो आसपास लोग जमा हो जाते थे। लेकिन अब बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है। अब अगर आवाजें कसी भी जा रही होती हैं, अब या तो वीडियो बना ली जाती है या फिर लेट इट बी आगे बढ़ा दी जाती है। बात कोई सोचता ही नहीं है कि ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। डेकेडेंस है ना, या हमारी वैल्यूज जिसपे हम इतना यूज्ड टू बी प्राउड, वो आपकी जो है उनको दीमक लग गई है, वो खोखली हो गई है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट नॉट कि आप ABCD जाके पढ़ लें। ये आपका कैरेक्टर, जो उस्ताद हैं या आपके टीचर्स आपके घर पे भी। बिल्कुल मारिया आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, और मैं इस तरह के टॉपिक्स उठाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मुफ्तियान कराम भी ऐसे टॉपिक्स पर बात करने के लिए मौजूद हूँ, ताकि ऐसे दरिंदे जो इन हरकतों में मुलव्विस होते हैं, अगर वो माशरे में क्या कर रहे हैं इस चीज़ को ना समझ सकें तो कम से कम दीन इस्लाम क्या कहता है उसी से ही कुछ समझकर कुछ शर्म पकड़ लें। इस पर मैं बात करूंगी, मुफ्ती साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज मैं बात कर रही हूँ हैरेसमेंट के हवाले से, और वो मामलात जो उमूमन सड़कों पर रुनुमा हो रहे होते हैं, दफातर में रुनुमा हो रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हो रहे होते हैं, लेकिन इग्नोर किया जाता है या इसको कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं समझी जाती। मुफ्ती साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जनाबुल जबर के हवाले से मैंने कल आपसे बात की थी, आपने जो दीन इस्लाम में सजाएं मुतय्यन है उसके बारे में मुझे बताया था, लेकिन ये बताइए कि ये मामलात छेड़ देना, आवाजें कसना, दिल आजारी करना, इसको उलमा किस तरह से देखते हैं? इन मामलात के लिए क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि हरासमेंट करना, ख़वातीन पर आवाज़ें कसना, उनकी बेइज्जती करना, उनको छेड़ देना, हाथ लगाना, गाली देना, गलत अंदाज में इशारे करना, बातचीत करना, शरअन ये सब हराम है, नाजायज़ है। इसके हराम और नाजायज़ होने में कोई शुबा नहीं। और इस सिलसिले में भी अगर किसी किस्म की रियासती सतह पर कानून साजी की जाती है, बहुत अच्छी बात है, कानून साजी करनी चाहिए। लेकिन मैं एक नुक्ता ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि इस्लाम, कुरान और सुन्नत पूरे के पूरे इफ़्फ़त और पाकदामनी, शर्म व हया के पैकेज का ऐलान करते हैं। अफसोस की बात यह है कि इस जैसे वाक़यात जब भी पेश आते हैं, हम हाई डोज, सख्त सज़ा, क्या सज़ा होनी चाहिए, तख्तेदार पे लटका दो, चौक पर बिल्कुल सही है, हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं। सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली सज़ा होनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। लेकिन कुरान करीम मर्दों को ये कह रहा है, निगाहें नीची रखो, ज़िना तो बहुत दूर की बात है, करीब भी मत जाओ, ख़वातीन पर्दे का एहतमाम करें, मर्दों को अपनी निगाहों की हिफाजत का इंतज़ाम करना चाहिए, ख़वातीन जाएँ मकाम ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें, बातचीत करें तो उनका लहजा, उनकी आवाज़ कितनी बुलंद होनी चाहिए, लोचदार अंदाज के अंदर बात ना हो, पर्दे का एहतमाम करें, हिजाब हो, अबाया हो, वगैरह वगैरह। ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, शर्म, हया, इफ़्फ़त, पाकदामनी का एक पूरा निज़ाम है। हम क्या काम करते हैं, इस पूरे निज़ाम को हम बाईपास करते हैं। चाहे यूनिवर्सिटियाँ हों, शॉपिंग मॉल हों, रोड हों, सड़कें हों, हम नहीं इन पर अमल करने वाले। लेकिन जब आग लगकर चिंगारियाँ ऊपर को जाती हैं, उस वक़्त हम शोर करने लग जाते हैं। रियासत मदीना की सज़ा की बात की जाती है, रियासत मदीना के माहौल की बात क्यों नहीं की जाती है? वो माहौल भी तो पैदा करे ना, मुफ्ती साहब, वो पाकीज़ा एनवायरनमेंट भी तो पैदा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए ना, सोसाइटी भी तो पैदा करे ये ना। ठीक है, आपने जहाँ से बात शुरू की कि सख्त से सख्त सजाओं की बात होती है, लेकिन जो ये सोच है, जो ये जहनी गलाजत है, जहनी फितूर है, इसके लिए मुझे ये बताएं कि जुम्मे के खुतबे में 100% मर्द हज़रात ही बैठे होते हैं ना, उलमा कराम कितनी तदबीर करते हैं, कितनी बात करते हैं जहन साजी के लिए, इस जहनी फितूर को ख़त्म करने के लिए। 100% दुरुस्त आपने कहा। और आपने जुम्मे के खुतबे की तरफ इशारा किया तो मैं खुद बाकायदा तौर पर इसकी पूरी कौम से अपील कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की मसाजिद के आइम्मा से आपके तवस्सुत से अपील करता हूँ, अब कई महीने इसी इफ़्फ़त और पाकदामनी के निज़ाम जस्टिस के ऊपर बात करें। लेकिन देखें मेरी बहन, बात यह है, ये पूरे का पूरा माहौल
दुरुस्त उस वक़्त होगा जब तमाम स्टेक होल्डर अपनी जिम्मेदारी अदा करें। स्कूल, वालिदैन, ख़ानदान के बुजुर्ग, रियासत, मुकन्निना, अदालत, टीचर, आपके तमाम के तमाम जितने भी अदालती निज़ाम, ये सारे का सारा पूरा सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, इस मुल्क में अखलाकी तरबियती इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें स्कूल के अंदर सही बात हो, वालिदैन सही काम ना करें। फिर मैं एक और गुजारिश करता हूँ, क्यों मीडिया पर गलत किस्म के इश्तिहारात चलाए जाते हैं? पोर्नोग्राफी और फौज साइट्स को क्यों ख़त्म नहीं किया जाता? निकाह को सस्ता, आसान और आम क्यों नहीं बनाया जाता? जहेज़ की लानत को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? ये लिंक्ड है सारी की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो आखिर के अंदर एक सामने मुजाहरा हो गया है, ये मुजाहरा नहीं पेश आना चाहिए। अरे भाई, ये परवरिश होती रही है जुर्म की, हमारी सोसाइटी के अंदर ये जराइम पनपते रहे। शारे फैसल पर अब कोड़ों की सज़ा क्यों नहीं नाफिज की जाती? आपका मीडिया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया लगा हुआ है, जनाब तख्तेदार पे लटकाओ, नामर्द करने की सज़ा दो। मैं ये कहता हूँ, हुदूद व ताज़ीरात की सूरह नूर की जो सज़ाएं पहले से मुल्क के अंदर है, उनके नफाज के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्यों नहीं सीधा रास्ता इख्तियार किया जाता? क्या और मुफ्ती साहब, इसके साथ इस सोच को भी खत्म करने के लिए हर प्लेटफॉर्म से, और खास तौर पर उलमा सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। उनके प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा इस पर मुसलसल बात होनी चाहिए, जिसकी आप अपील भी कर रहे हैं, लेकिन नाकामी कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए कि अपील तो होती है लेकिन बात उस तरह होती नहीं है जिस तरह से उलमा कराम चाहते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। मेरे साथ बैरिस्टर अमरीन भी मुझे ज्वाइन कर चुकी है, क्योंकि ये हैरेसमेंट वाले जो वाकयात होते हैं, शायद खवातीन को, बच्चों को, मर्दों के साथ भी जो ये हैरेसमेंट हो रही होती है, उनको कानून में उनके लिए है क्या, कितनी आसानी है, वो कर क्या सकती हैं, इस पर शायद मालूम नहीं होता, बल्कि शायद कि यकीनन नहीं मालूम होता। इसीलिए घर वाले भी कोशिश करते हैं कि बच्चों की, लड़कियों की आवाज़ को दबाया जा सके। अब ये बैरिस्टर अमरीन साहिबा, ज़रा मेरे नाज़रीन को ये बताइए कि आवाज़ें जो कसी जाती हैं, घूरा जाता है, बच्चियों को, लड़कियों को तंग किया जाता है, इनके लिए सजाएं मुतय्यन है? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, सजा है, और हमारे पास सेक्शन 5 और 9 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है जो इस चीज को, इन चीजों को जिनको अभी आपने मेंशन किया है, इनको उसमें ये इंक्लूडेड है। जो देखो, एक सिंपल बात है, हर औरत का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका आईनी हक है, वो राइट टू डिग्निटी है, वो जब वायलेट होता है तब हर औरत वो वनरेबल फील करती है। और उसके ऊपर आपके पास कानून है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड के पास, आपके पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा साइबर क्राइम वगैरह हो रहे हैं जहाँ पे औरतों की तस्वीरें ली जाती हैं, उनको हरास किया जाता है, उसमें आपके प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है। मगर जो आपका सवाल है उसमें सेक्शन 5 और 9 पाकिस्तान पीनल कोड, जो जेस्चर्स हैं, इसको जेस्चर्स कहेंगे, जहाँ पे आपने कोई अल्फाज कसा है, कोई साउंड है, कोई या आपने इवन स्टेयर किया है, जो मोस्टली स्ट्रीट हरासमेंट के अंदर आता है, वहां पे आपको जो है सजा है 3 साल की प्लस 5 लाख इसमें आपको फाइन हो सकता है, या दोनों फाइन हो सकते हैं इसमें। ठीक, अमीन जरा इसको थोड़ा सा और सादा और आसान कीजिएगा ताकि नाज़रीन को समझ आ सके कि शारे फैसल पर एक बच्ची या एक लड़की खड़ी हुई है, बस का वेट कर रही है, उसको कोई आकर छेड़ देता है, आवाजें कसता है, जुमले बोलता है या सिर्फ घूरता है, उसके लिए क्या सजा है, और वो जाए कहां पर कि फौरी तौर पर जो शख्स है जो इसके साथ ये सब कुछ कर रहा है वो गिरफ्तार हो, उसको फाइन हो, कैसे होगा ये? जी, सबसे पहले अगर ये हुआ है, ये मुतल्लिका थाने जाएंगे, वहां पे जो पुलिस है वो उनको अरेस्ट वारंट इशू करेगा। ये अरेस्ट वारंट के बगैर ये नहीं होगा। ये एक और चीज है कि ये जो अगर ये ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये बेलेबल ऑफेंस भी है, और ये सीधा जाता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास में। तो ये, मगर एक और चीज है कि पाकिस्तान में अब जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स भी आ गई हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं जेंडर के लिहाज से। और यहाँ पे आपको जो पिछले साल जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में 1000 ऐसे कोर्ट्स बनेंगे, वहां पे ये इस टाइप के क्राइम जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के होते हैं, जिसमें ये स्ट्रीट हरासमेंट भी होती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके में होंगे कि यहाँ पे आपको एक्चुअली। अमरीन, आज जो मैं टॉपिक लेकर बैठी हूँ, आप यकीन जानिए ये हमारे गली मोहल्ले का टॉपिक है। यूजुअली गलियों में कोनों पर लोग बनाए और उसके ऊपर बहुत सारे लड़के बैठे होते हैं, बच्चियां लड़कियां वहां से गुजर रही होती हैं, उनको आवाजें कसी जाती हैं। मुझे तो ऐसा कोई खास केस याद नहीं पड़ता कि कहीं पर ऐसे लोगों को कोई सजा हुई हो। आपके पास कुछ नंबर्स हैं, कभी ऐसे लोगों को फाइन हुआ है, कोई सजा हुई है? नहीं,
बिकॉज इवेंचुअली आपका जब प्रोसिक्यूशन आता है, जब आपकी पुलिस आती है और वो आपके लिए केस करती है, वहां पे वीकनेस आ जाती है वहां पे। और फिर बड़ी दफा अगर कुछ इस टाइप के केसेस अगर आए भी होंगे वहां पे, क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देखो हमारी सोसाइटी में यही है, बच्ची को आप लोग पेरेंट्स भी यही कहते हैं, बच्चे आपने शाम को बाहर नहीं आना। फोन कॉल अगर आपके पास है, फोन है आपके पास, फोन की बैटरी डाउन हो जाए तो पेरेंट्स को पैनिक अटैक हो जाता है कि बच्ची जो है किधर चली गई है। 10 फोन कॉल पीछे आ जाते हैं दोस्तों को। लड़कों को कभी ऐसे नहीं होता, लड़का अगर है बाहर गया है, उसका फोन बंद है, कोई बात नहीं, लेट आ रहा है, कोई बात नहीं। हमारी सोसाइटी में हमें पता है कि बाहर क्या है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे पुलिस भी है, औरत के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए पुलिस स्टेशन। वो क्यों जाएगी पुलिस स्टेशन जब उसको पता है कि वहां पे आगे 20 बंदे और बैठे हैं। तो ये चीजें आपकी भी, इसको बड़े साल लगेंगे इस चीज को चेंज करने में। बिल्कुल। और मैं तमाम पेरेंट्स से माजरत चाहते हुए ये बात कर रही हूँ कि माशरे में जो बिगाड़ पैदा होता है वो बेसिकली घर से शुरू होता है कि जब घर पर वालिदैन चेक नहीं रखते, वो कि आपकी इंटेंशनली ये नियत नहीं होती कि खुदा न खास्ता अपने बच्चों को बिगाड़ना है, लेकिन जब घर पे चेक शुरू नहीं होता है, चेक नहीं रखा जाता, तो फिर आगे बच्चे बढ़ते जाते हैं और फिर वो क्या क्या गुल खिलाते हैं, इस तरह के वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं। सरवत गिलानी भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। सरवत, फनकार बिरादरी, हमारे सेलिब्रिटीज़ को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप लोग जैसे पिछले दिनों बाहर भी निकले, इस केस पर बात भी की, ये जो सानिया मोटरवे हुआ, इससे पहले भी अगर इस तरह के ये बदकिस्मत वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं, आप लोगों ने आवाज़ उठाई है। जिस टॉपिक पे आज मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली, इसके ऊपर क्या फनकार बिरादरी कर सकती है कि ये जो छिड़ने के वाकयात हो रहे होते हैं, आवाज़ें कसने की बातें हो रही होती हैं, और उस पर बेचारे बच्चियाँ ख़ास तौर पे घर वाले उनको घर में बिठा लेते हैं, उनके पूरे पूरे मुस्तकबिल तबाह हो जाते हैं, कुछ करने नहीं दिया जाता क्योंकि घर वालों को एक खौफ होता है। सरवत, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इट्स रियली सैड कि हम ऐसे मौके पे बाहर निकले हैं जहां ये ऐसे केसेस हो रहे हैं, और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि सालों से हो रहे हैं। ट्रू। और मसला सारा ये है कि हमें अथॉरिटी सपोर्ट नहीं करती, हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करती हमें ये दिलासा देने के लिए कि आप अगर निकलेंगे बाहर, आप अपनी अगर नेक स्टिक आउट करेंगे तो उससे कोई फायदा होगा या आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। तो इसके वजह से आई थिंक सब ज्यादा लोग डरते हैं बाहर आने से, अपनी शक्ल दिखाने से, अपनी वॉइस ऑफ कंसर्न दिखाने से। तो आई थिंक जब तक हम डरते रहेंगे उस वक्त तक हम मरते रहेंगे, हमारे बच्चे मरते रहेंगे, हमारी बहनें, हमारी माएँ इस तरह की तशद्दुद का शिकार बनती रहेंगी। तो इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने डर को अपने छोटे दिमाग में से निकालें और अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लिए, उसके बंदे के लिए हम निकले हैं। ऐसा अल्लाह ना करे कि किसी भी दुश्मन की भी बेटी और बहनों और माओं के साथ ये हो, लेकिन इससे ये सबक हासिल करना बहुत जरूरी है कि ये चीज इतनी आगे बढ़ गई है हमारे मुआशरे में, क्योंकि हम रिजिलियंट अपने आप को कहते रहते हैं, बट एक्चुअली हम बड़े कंप्लेसेंट कौम है, हम बड़ी लेजी कौम है। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो बट ये हमें ये सोचने की जरूरत है कि आज किसी और की बेटी के साथ हुआ है, खुदा ना खास्ता कल ये हमारे साथ हो सकता है, हमारे घर के बच्चों के साथ हो सकता है। तो क्या हम तब निकलेंगे तो और लेट हो चुका होगा। तो इट्स एक्सट्रीमली पर्टिनेंट एंड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम इसको अब पर्सनली लें। ये हमारा पर्सनल मसला बन जाना चाहिए हर शहरी का कि किसी और की भी बेटी और बहू और बीवी के साथ ये कुछ हुआ है तो ये हमारा मसला है। एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, ये हमें पर्सनली लेना चाहिए। जब तक हम इसको पर्सनली नहीं लेंगे हम इसका कोई हल नहीं निकाल सकते। सेलिब्रिटीज की जहां तक बात आती है, देखिए कई दफा ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज बाहर निकलते हैं, अपनी आवाज ऊंची करते हैं। मी टू मूवमेंट में आप देखेंगे कि कई दफा किसी ने कुछ बोला तो उन लड़कियों को ही गंदा करके लोगों ने छोड़ दिया, उन पे नारे हुए, उन पे बातें हुई, उन पे कमेंट्स लिखे गए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो औरत कहाँ जाए? औरत अगर बाहर निकल के आवाज उठाना चाहती है तब उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। अगर औरत ऑफिशियल्स के पास जाती है, उधर आवाज उठाने की कोशिश करती है, वहां पे उसकी FIR ही दर्ज नहीं होती। इनफैक्ट उसको और चीजों के चक्कर में उसको अंदर डाल देते हैं, इनफिडेलिटी के नाम पे डाल देते हैं कि जी आपके पास 4 विटनेस नहीं थे कि आपको किसी ने रेप किया है तो आप ही गुनाहगार हैं, आपने इनफिडेलिटी की, आप जेल जाएं।
तो ये कौन सा कानून है? ये तो जंगल इसमें का मैं एक नुक्ता जिक्र करना चाहूंगा जी। इसमें एक अहम बात मैं कहना चाहूँ जी मुफ्ती साहब, ये जो अभी बात कही है हमारी जो मोहतरमा खातून है कि अगर किसी खातून के साथ ज्यादती होती है तो उसको ये कह देना कि 4 चूंकि विक्टिम्स नहीं है तो लिहाजा आपका जुर्म साबित नहीं होता और आपके मुजरिम को सज़ा नहीं दी जाएगी, ये बात गलत है और शरई तौर पर इस बात को सही समझा नहीं जाता। याद रखें, हद नाफिज करने के लिए, यानी वो जो संगसारी है, चौक पे खड़े होकर के पत्थर मार मार करके मौत की सजा देना, उसके लिए 4 गवाहों की शर्त है हद के नफाज के लिए। लेकिन जहां पर आपको ताजीरी तौर पर सजा देनी है, चाहे कितनी ही इबरतनाक सजा देनी पड़े, उसके लिए 4 विक्टिम कोई शर्त नहीं है। इस्लाम ने जज को, काजी को, अदालत को वसी इख्तियार दिया है। इबरतनाक सजा दे, चौक पर लटकाए, इस्लाम बिल्कुल मना नहीं करता। हद अलग चीज है, उसके लिए मेयार शहादत होगा, निसाब शहादत बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, जहाँ कहीं अदालत दुरुस्त बात आपने कही और इसलिए फिर मैं कहती हूँ मुफ्ती साहब के दीन इस्लाम ने जो ख्वातीन को मुकम्मल हुकूक दिए हैं, वो बदकिस्मती के साथ हमारे माशरे में ये हमारा माशरा ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ख्वातीन को उनके मुकम्मल हुकूक देने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत, आप साथ मौजूद थी। मारिया आपका शुक्रिया, बैरिस्टर साहिबा आपका भी बेहद शुक्रिया। अगले टॉपिक की जानिब, 6 माह के बाद स्कूल खुले, लेकिन पहले ही दिन आज बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है। कराची का इलाका फेडरल भी, यहाँ का निजी स्कूल और इसकी 9वीं क्लास की तालिबा अरीबा अचानक स्कूल से छुट्टी के वक्त सीढ़ियों से गिरी है और गिरकर जाँ बाग हुई है। इसकी मौत हुई कैसे है, किसी को कुछ मालूम नहीं हो पा रहा है। हैरान कुन बात यहाँ पर यह कि वालिदैन तहकीकात के लिए भी तैयार नहीं है और उन्हें स्कूल इंतजामिया से कोई शिकवा भी नहीं है। लेकिन जिस क्लास टीचर ने अरीबा को उठाया वो गायब है, उसका अब तक कुछ पता नहीं है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पुलिस खुद से इस मामले की तहकीकात कर रही है। उम्मीद है कि जो भी हकीकत हो वो सबके सामने आए। आज मैं एक स्कूल गई और जानने की कोशिश की कि 6 माह बाद बच्चों का रिएक्शन क्या है, SOPs जिसे हर हाल में फॉलो करना है उसे किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। देखिए कि 6 माह में स्कूलिंग सिस्टम में क्या कुछ तब्दील हो गया है, दिखाती हूँ आपको। कोरोना वायरस कम हुआ है नाज़रीन, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ पर भी बड़े सख्त फैसले करने पड़े कोरोना वायरस के स्प्रेड से बचने के लिए, और उन सख्त फैसलों में एक फैसला ये भी था कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों के लिए तो ये फैसला एक तरफ बड़ा मज़े का था कि उन्हें छुट्टियां मिल गई थी, लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब उनके बच्चों का तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा या तालीम आगे कैसे बढ़ेगी। बहरहाल 6 महीने के बाद आज पहला दिन है, स्कूल्स खुले हैं। इस वक्त 9 मैट्रिक स्टैंडर्ड्स के बच्चे स्कूल आना शुरू हुए हैं। जब आप किसी स्कूल के अंदर आते हैं तो वहाँ पर बच्चों की आवाज़ होती है, शोर होता है, पता चल रहा होता है कि क्लासरूम्स में इस वक्त लेक्चर हो रहा है, स्टडी हो रही है। लेकिन अभी मुझे ज़रा स्कूल में चहल पहल भी कम है, सुकून भी है। कैसा लग रहा है आज डे फर्स्ट? अच्छा लग रहा है, पहला दिन है स्कूल का, 9 क्लास का पहला दिन है। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उसमें सही से समझ भी नहीं आता था कभी कभी, इसमें सही रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आ रहा? समझ तो आ रहा था, बस थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता था, कभी ऑनलाइन क्लास कभी लाइट नहीं होती थी, ये मसले होते थे। क्या किया 6 मंथ्स? 6 मंथ्स तो हमने अपना प्रीवियस क्लास का ही रिवाइज़ किया था, लेकिन लास्ट 2 मंथ से हम अपनी नई क्लास का पढ़ रहे थे, 9 क्लास का। अच्छा, तो सारे टाइम मतलब 24 आवर्स पढ़ती रहती थी? क्या किया, क्या एक्टिविटी होती? प्ले गेम्स एंड कभी न्यूज़पेपर्स पढ़ लिए या बुक्स, वरना ज़्यादातर टाइम तो फ़ोन और इसमें ही लग रहा था, सोशल मीडिया। क्या ज़्यादा इंजॉय किया? वो 6 मंथ्स मुश्किल लगे या लगा कि बस अब ख़त्म हो जाना चाहिए इस वायरस को, क्योंकि लाइफ बिल्कुल जैम पैक हो गई थी ना? तो हमें अच्छा लग रहा था। लाइक 2-3 मंथ्स तो हमें एक ब्रेक मिल गया था रोज़ के रूटीन से, लेकिन उसके बाद हम बोर हो रहे थे। अब फ्रेंड्स को भी नहीं देख पा रहे थे, उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर चाह रहे थे कि स्कूल खुल जाएँ अब। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक। अच्छा, अभी जब आप आई हैं, सेशन आपका शुरू हुआ है, तो कुछ टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि जो पिछले 6 मंथ्स
अभी तो आप लोगों को शायद गालिबन न्यू सेशन शुरू हो चुका है, तो कुछ टफ लग रहा है कि इतना मुश्किल अब कैसे होगा, इतना सारा बैकलॉग हो चुका होगा, उसको कैसे लेकर चलेंगी आगे? जी बहुत मुश्किल हो रहा है, और अभी भी मुश्किल हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस के वक्त भी मुश्किल हो रहा था, और अभी बहुत सारा काम करना है। अब सारे टीचर्स जो है जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करवा रही हैं और बहुत मुश्किल हो रही है पिछला काम भी कंप्लीट करने में। मास्क लगाकर बैठना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? सांस नहीं आ रही। सांस नहीं आ रही। बताइए कि ब्रेक टाइम आप लोगों का हो रहा है कोई? नहीं, एज़ पर द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव जो हमें SOPs मिली थी उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन था कि टक शॉप जो आपकी है वो नहीं खुलेगी, एंड फॉलोइंग द सेम डायरेक्टिव्स जो हमें वहाँ से मिले हैं, तो कैंटीन हमारी नहीं खुल रही है। बट वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि आप अपना होममेड लंच जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। क्या वो फिर क्लास में ही उनको ये टाइम दिया जाएगा कि वो अपना लंच कर लें? येस, उनका टाइम टेबल इसके अंदर स्केड्यूल किया गया था कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके फर्स्ट 3 यूनिट्स होंगे देन दे आर गोइंग टू हैव हाफ एन आवर ब्रेक, और आधे घंटे के ब्रेक के बाद रिमेनिंग 3 यूनिट्स वो लेंगे। तो जो उनका ब्रेक टाइम होगा उसमें ये होगा कि एटलीस्ट इफ दे हैव टू गो टू वॉशरूम्स या रेस्ट रूम्स जाना है तो वो उनको एक टाइम मिल जाए, या अपना जो लंच वो घर से लेकर आएँ। सो अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द स्टूडेंट्स कि आपको अपने घर से जो है अपना लंच एंड इवन वाटर बॉटल्स तक आपको अपने साथ लेकर आनी है। रूटीन की आपकी असेंबली होती है उसको फॉलो करने के लिए हमने यही डिसाइड किया है कि सिंस स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में ही होंगे, बट सिंस वी डू हैव द स्पीकर्स, तो हम स्पीकर्स पे स्कूल सॉन्ग या हमारा जो नेशनल एंथम है अलॉन्ग विद द किरत एंड द ट्रांसलेशन जो एक आपका रूटीन की असेंबली होती है वो हम ज़रूर करेंगे, सो दैट इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ डे फॉर द स्टूडेंट्स। छोटे बच्चे आज 15th है एंड राइट आफ्टर 15 डेज अब छोटे बच्चों को वेलकम करना है। बिल्कुल, उनके लिए जरा प्रिपरेशन के लिए आप लोग सोच रहे हैं? किरण, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे ख्याल में ये 7 महीने जो गुजरे हैं इसने काफ़ी सारे बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। जो 26 फरवरी से पहले मास्क को जानते नहीं थे वो बड़े आराम से जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो मास्क खुद ही छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे भी ऊपर कर लेते हैं। पेरेंट्स ने इतना उनको आगाही दी है, हम एज टीचर्स किस तरीके से हम बच्चों को बता रहे हैं, इंशाल्लाह डिफ़िकल्टी नहीं होगी। स्कूल भी शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो 60-80 गज के प्लॉट्स पर बने हुए हैं, ऑलरेडी ओवरलोडेड स्कूल्स होते हैं। बिल्कुल, वो क्या करेंगे, वो किस तरह से SOPs को फॉलो कर सकते हैं? उनके लिए कोई आपके पास सजेशन या कोई मशवरा? देखो किरण, बच्चों की पढ़ाई तो आगे लेके जानी है, ठीक है ना। आप 3 की जगह आप 2 दफ़ा बुला लीजिए। आप जैसे हमने 2-2 ग्रुप्स में करके ग्रुप A ग्रुप B करा है, उनको मैं इनिशियल उसकी बात कर रही हूँ टिल सच टाइम के पैंडेमिक ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। आप ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप D, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ। और देखिए एक चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, दैट इज़ मकाफ़ात अमल, ठीक है। मुझे कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। मैं अगर आपके बच्चे के साथ अच्छा करूँगी तो इंशाल्लाह मेरे साथ भी अच्छा होगा। एक तरफ स्कूल्स खुले हैं नाज़रीन, और दूसरी तरफ अब शादी हॉल्स पर जो तकरीबात पर पाबंदी आई थी वो भी ख़त्म हो रही है। तो पिछले दिनों हुआ ये कि लोगों ने बुकिंग्स भी करवाई हुई थी, लेकिन उनकी शायद ये भी शिकायत है, मुझे पता चली है कि लोगों के बुकिंग के पैसे भी वापस नहीं मिले। कितना नुकसान हो गया था शादी हॉल्स मालिकान को। अब जब उन्होंने पैसे जमा करना शुरू किए होंगे, बुकिंग्स लेना शुरू की होंगी, तो अब उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना रईस साहब, ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी सर आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, आई नो कि अच्छा खासा नुकसान हो गया था, बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर्स आप लोगों के पास काम करते थे वो बेरोजगार हो रहे थे। शादी हॉल मालिकान का एक अंदाजा आप मुझे बता सकते हैं तकरीबन नुकसान हुआ कितना था, कितने लोग बेरोजगार हुए थे? कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर देना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ये बता सकता हूँ कि ये सिर्फ शादी हाल नहीं थे, शादी हाल बंद होने से शादी हाल मालिकान का नुकसान नहीं हुआ था। इसके साथ जुड़े तकरीबन 50 एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, वो तमाम की तमाम बंद थी। वो 6 माह से अपने घरों में बैठे हुए थे, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, आप यकीन माने वो लाइबिलिटीज के ऊपर जो है वो धंसते चली गए। सर तकरीबन आप आई नो कि वो कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा, लेकिन तकरीबन जो एडवांस बुकिंग हुई है कितने रुपए मजमूई तौर पर सर ये बुकिंग हो चुकी है, या कितने पैसे जमा हो चुके हैं सर? तकरीबन कोई 20%, कोई 10%, कोई 25% एडवांस अमाउंट लेता है। जब ये 14 को बंद हुए थे, हमने उस वक्त आके अनाउंसमेंट किया था
कि जितने भी शादी हाल हैं हम बगैर डिडक्शन उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। उसके तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद हाल जो है उसके दफातर भी बंद हो गए थे। अच्छा सर, ये पहले तो जो बुकिंग्स होती थी वो पर हेड पर हुआ करती थी ना राना साहब, लेकिन अब ऑब्वियसली एसओपी को आप लोग भी फॉलो करेंगे, तो अब क्या सिलसिला होगा? मजमूई रेट्स पर बुकिंग हो रही है अब? देखिए मैं आपको एक चीज समझाता चलूं कि ये कोई एक इवेंट होता है उसकी प्लानिंग 4-6 महीने पहले होती है, राइट। अब जो ये तकरीबन 10-15 दिन पहले ये जो है वो नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद जो हमने बुकिंग की हुई है, जल्दी जो आए लोग उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी नहीं है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, तो क्वांटिटी ना होने की वजह से भी जो रेट्स है वो जो नॉर्मल रेट्स चल रहे थे उसके 50% के अंदर बुकिंग हो रही है, तो वो कोई हैवी अमाउंट नहीं है। और कराची के अंदर जो मेजर क्वांटिटी में शादी हाल बने हुए जो आपके नॉर्थ कराची, सुरजानी, कोरंगी, औरंगी, शाह फैसल, इन इलाकों के अंदर शादी हाल की जो अमाउंट है वो 45,000 to 50,000 रुपीज तो नॉर्मली होती है। आप एक चीज को समझिएगा, इन 40,000 to 50,000 ये छोटे एरियाज है, इनमें क्वांटिटी ज्यादा है, थिक पॉपुलेटेड एरियाज है, जरूरत यहाँ पे है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह होती नहीं है, वो टेंट लगा के कैसे तकरीबात करेंगे, वो वेट कर रहे थे। सर आपने वेट करने की बात की ना, तो वो लोग भी वेट कर रहे थे जिन्होंने जनवरी, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई के लिए बुकिंग्स करवा ली थी। सर ऐसे शिकायत आ रही है कि उनके पैसे, एडवांस पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं आप लोगों ने? बता रहा था जब ये 14 मार्च को बंद हुए थे उसके बाद हमने ऐलान किया था कि हम जो है वो जितनी भी पैसे हैं वो रिटर्न कर देंगे बगैर डिडक्शन के। उसके बाद ऑफिस बंद हो गए थे, अब ये ऑफिस खुले। हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर हमने कहा है कि देखिए 6 माह से हमारे भी शादी हाल बंद हो गए थे, तो ये कैश फ्लो हमारे पास, जाहिर सी बात है इतने बड़े एक आधे साल के बाद जो शादी हाल खुल रहा है, कैश फ्लो हमारे पास नहीं है। राना साहब मुझे क्लोज करना है, सिर्फ मुझे शॉर्टली मुझे ये बता दें कितने दिनों के बाद लोग आप लोगों के ऑफिस आना शुरू कर दें कि आप पैसे दे दें? देखिए ये जो फंक्शनल ये आज से जो हुए हैं हमने सुनाया है कि इसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम रिटर्न कर देंगे, जिससे आज है कि आज से इंशाल्लाह ताला हम रिटर्न करना शुरू करेंगे विद इन 6 मंथ्स। जिसकी जितनी अमाउंट है, जिसका जितना कोई प्रॉब्लम है वो उस हिसाब से उसको कर देंगे विदाउट एनी डिडक्शन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अल्लाह ने के साथ।